तो आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी दो भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मस्ट है। तो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, समझने की दृष्टि से है, और एक नंबर आ जाएगा। ज़्यादा भारी नहीं है, आसान ही है। अब कह रहा है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बुद्धि क्या है? बेसिकली याद आता है बुद्धि दिमाग है, यही लाता है। और कुछ किसको कहेंगे कि बुद्धिमान है? कि जैसे कहेंगे ये व्यक्ति बुद्धिमान है, कैसे समझेंगे कि ये बुद्धिमान है? कल्पना जो करे उसको बुद्धिमान मानेंगे। और जिसमें सोचने की क्षमता हो, जिसमें समायोजन करने की क्षमता हो, इसको क्या कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे। जिसमें सीखने की क्षमता हो, जो सीख सकता हो, जो समाज के साथ घुल मिल सकता हो, तो ये सब क्रियाएं जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। तो वही चीज़ है, टॉपिक है यहाँ पर एक छोटा सा, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस या बुद्धि कहेंगे, इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो यही बात कह रहा है यहाँ पर कि बुद्धि किसको कहेंगे? समायोजन करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। फिर कह रहा है एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता को क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। जो बुद्धिमान होगा, जिसमें बुद्धि होगा वही सीख पाएगा। जिसमें बुद्धि नहीं होगा, इंटेलिजेंस नहीं होगा, वो सीख पाएगा? बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं समाज में जो कि कुछ सीख नहीं पाते, वो दूसरों के भरोसे रहते हैं, अपने माता पिता के भरोसे रहते हैं। तो कहेंगे बुद्धि वही है, समायोजन करने की क्षमता, सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन करने की क्षमता को क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे, इंटेलिजेंस कहेंगे। तो ये छोटा सा परिभाषा है, इतना सा ही बुद्धि नहीं समझने, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बड़ा है। तो इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने या मनोवैज्ञानिक ने इसको परिभाषित करने की कोशिश किया है। या पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है, सीखने एवं अमूर्त चिंतन करने या तर्क करने की क्षमता है, इसी को कहेंगे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वर्ड जो निकल करके आया है, कहाँ से आया? ये इंटेलिजेंसियर से। क्या कहेंगे? इंटेलिजेंसियर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड से निकल के आया है। इंटेलिजेंस वर्ड जो आया है, इंटेलिजेंसियर से आया है या इंटेलिजेंसिया से आया है। इसको और कहेंगे इंटेलिजेंसिया। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। इसका क्या माने होगा? टू अंडरस्टैंड यानी समझना। तो कोई भी चीज को समझना ही क्या कहलाता है? इसका शाब्दिक अर्थ है बुद्धि का, इंटेलिजेंस का। तो ये जो इंटेलिजेंस आया, इंटेलिजेंसिया या इंटेलिजेंसियर से आया है, और इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। तो कोई भी चीज को समझने की क्षमता जिस बच्चे के अंदर है, वो बच्चा बुद्धिमान कहलाएगा, उसमें बुद्धि है। तो इतना सा बात याद रखना है कि क्या कहेंगे? जिसमें समझने की क्षमता हो क्या कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे। जिसमें सीखने की क्षमता हो बुद्धिमान, जिसमें तर्क करने की क्षमता बुद्धिमान, जिसमें समायोजन करने की क्षमता बुद्धिमान, जिसमें अमूर्त चिंतन करने की क्षमता बुद्धि। तो लैटिन वर्ड है इंटेलिजेंसियर या इंटेलिजेंसिया, विच मीन्स टू अंडरस्टैंड, बता चुके हैं, जिसके के मतलब होता है समझना। क्या होता है? समझना। तो बुद्धि क्या है? निकल करके क्या आया कि एबिलिटी टू एडजस्ट यानी समायोजन करने की क्षमता। तो ये कहेंगे समायोजन करने की क्षमता। एबिलिटी टू लर्न, क्या कहेंगे इसको? सीखने की क्षमता। अब कोई पूछेगा कि बुद्धि क्या है, तो आसानी से बता सकते हैं, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी अमूर्त तर्क करने की क्षमता। ठीक है। और कहेंगे लास्ट में ऑपरेशनल एस्पेक्ट यानी संक्रियात्मक पक्ष। अब ये संक्रियात्मक पक्ष क्या होता है? ऑपरेशनल क्या होता है? जैसे दे दिए 3 × 5, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ 3 × 6, आप कहेंगे 18। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, संक्रिया कर रहे हैं। इस तरह से कोई भी चीज़, कोई भी समस्या आता है तो वहाँ आप संक्रियात्मक का यूज करते हैं या ऑपरेशनल लगाते हैं और उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट। तो आप अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग उसको हल करने की कोशिश करते हैं, इसको कहेंगे बुद्धि। अब आया अल्फ्रेड बीने साहब, इसका नाम नहीं भूलना है क्योंकि बुद्धि का लेना देना इन्हीं से है। अल्फ्रेड बीने 1905 में इन्होंने एक परिभाषा दिया था बुद्धि के बारे में, और इनका मानना था कि बुद्धि क्या है? बुद्धि एक व्यक्ति की क्षमता है जो एक लक्ष्य के प्रति अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। तो बच्चे के सामने
किसी के सामने भी एक लक्ष्य होगा, एक गोल होगा, और उस गोल की ओर बढ़ने की क्रिया को क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। जिस तरह से आप लोग गोल सेट करके क्लास आते हैं सवेरे कि सीटेट पास करना है, तो सीटेट पास करना है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? डेली मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्लास आ रहे हैं। तो ये जो आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, या गोल की ओर जो बढ़ रहे हैं व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए, इसको क्या कहा? बुद्धि कहा। किसने कहा? अल्फ्रेड बिने ने। तो किसी गोल की ओर, किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। दूसरा मनोवैज्ञानिक है D.W. वेसलर। अब ये बुद्धि के बारे में क्या कह रहा है? बुद्धि तर्क संगत रूप से सोचने के लिए और पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए। तो प्रभावी ढंग से, एक तो बच्चा सोचेगा, तर्क करेगा, और प्रभावी ढंग से यानी कि पर्यावरण के साथ क्या करेगा? उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए व्यक्ति की आंतरिक क्षमता, ये जो क्षमता है, कैसा क्षमता है? क्या बाह्य क्षमता? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण क्षमता है, या इसको कहेंगे विलक्षण योग्यता है, यूनिक एबिलिटी है। प्रत्येक बच्चे में बुद्धि अलग अलग होगा, सबकी अलग अलग क्षमता होती है, सबकी सोचने की अलग अलग होती है दर। तो यहाँ पर कहेंगे कैसा क्षमता? ये आंतरिक क्षमता है। और सारे बच्चे में क्या कहेंगे? एक लाइन यहाँ पर लिख देंगे कि सभी बच्चों की विलक्षण योग्यता है, वही बता देंगे। इस विलक्षण को कहते हैं यूनिक। इसी यूनिक को कहते हैं अद्वितीय, यानी कोई दूसरा नहीं। इनमें जो सोचने की क्षमता है चीज़ों के प्रति लेकर के, वो इसमें नहीं होगा, डिफरेंट होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो सब में यूनिक है, सब में विलक्षण योग्यता है। कोई जो इस तरह से, जिसमें ये जिस तरह से बुद्धिमान ये है, या जिस तरह से सोचने की क्षमता इनकी है, कोई दूसरे का नहीं होगा। तो सारे बच्चे का अलग अलग होता है, उसी को कहते हैं यूनिक या विलक्षण। तो ये कैसी योग्यता है? विलक्षण योग्यता है। किसी भी दो व्यक्ति में कभी समान तरह से सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। हालांकि बहुत सारे तर्क मिल जाते हैं, जब एक साथ रहते हैं, एक जगह रहते हैं, बात करते हैं, तो फोन पे कहते हैं आप जिस तरह सोच रहे हैं हम भी उस तरह, कितना हम दोनों का विचार मिलता है। फिर बाद में वही शादी उदी हो जाता है, फिर विचार नहीं मिलने लगता है। तो शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा विचार मिलता है, लेकिन सब में ये क्या होता है? यूनिक एबिलिटी होती है, विलक्षण क्षमता होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बुद्धि परीक्षण। तो ये सारी परिभाषा था बुद्धि का। अभी तक जो देख रहे थे बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि का क्या क्या परिभाषा था, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। परिभाषा देखेंगे तो 100 परिभाषा निकल करके आएगा, लेकिन हमको सिर्फ समझना था बेसिक की बुद्धि कहते किसको है। तो समझने की क्षमता, अमूर्त तर्क करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, समायोजन करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। अब बुद्धि परीक्षण, ये जो बुद्धि है, किसी में कैसे जानेंगे कितना बुद्धिमान है वो बच्चा? तो इनको टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए बुद्धि परीक्षण लेकर के आया कि हमको बुद्धि को टेस्ट करना है कि किसी बच्चे में या कोई बच्चा कितना बुद्धिमान है। तो सबसे पहला टेस्ट लेकर के आया कौन? अल्फ्रेड बिने। इसको कोई हिंदी में नहीं बोल दीजिएगा नाम लिखने के लिए, ठीक है? अल्फ्रेड बिने। तो ये महाशय आए 1905 में, और इन्होंने बुद्धि परीक्षण दिया, सबसे पहला टेस्ट दिया। तो किसने दिया सबसे पहला टेस्ट? अगर पूछ ले एग्जाम में कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण देने वाला व्यक्ति कौन, तो अल्फ्रेड बिने। कब दिया था? 1905 में। तो कहेंगे पहला बुद्धि परीक्षण, पहला बुद्धि परीक्षण 1905। ठीक, उसके बाद फिर यही टेस्ट रिवाइज हुआ, उसमें कुछ चेंजेज लाया और बदलाव किया। पहले जो टेस्ट लेकर के आया था वो छोटे बच्चों के लिए था, अब थोड़ा सा एज बढ़ा दिया। जैसे 0 से 5 साल या 5 से 8 साल तक था, 0 से 8 साल तक, अब कहा कि इसमें 12 साल तक ऐड करते हैं। तो दूसरा टेस्ट आया कब? 1908 में, 3 साल के बाद। तो इन्होंने इसको रिवाइज किया, मतलब और उसमें मॉडिफिकेशन किया, बदलाव किया। तो दूसरा टेस्ट कब? 1908। और तीसरा फिर से रिवाइज होकर के आया 1911 में। यानी इस तरह से 3 साल के बाद मॉडिफिकेशन कर करके आ रहा था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया? और बड़े को उसमें ऐड किया। फिर लास्ट में जो आया इसको चेंज करके 1916 में आया, जिसको कहते हैं टोलमैन स्टैनफोर्ड टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। ये टोलमैन कट जाएगा। तो 1916 में आया स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, और इसको दिया था किसने? टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन। तो लास्ट वाला जो टेस्ट आया 1916 में आया, और किसके द्वारा दिया गया? टर्मन के द्वारा दिया गया। तो कहेगा यहाँ पर कि बुद्धि परीक्षण का आखिरी टेस्ट कब हुआ था? 1916 में आया था। किसके द्वारा दिया गया था? टर्मन के द्वारा। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। पहला टेस्ट कब दिया? रिवाइज वाला दूसरा 1908, और तीसरा 1911, और चौथा जो है आपका 1916। यहाँ तक क्लियर है? अब देखेंगे अलग अलग तरीके से कैसे उन्होंने बुद्धि मापा है। किसी ने क्या कहा, एग्जाम ले लिया किसी बच्चे का, जैसे 8 साल का बच्चा ग्रुप, उसमें उस लेवल का दिया क्वेश्चन, उससे ज़्यादा भी दिया और कम का भी दिया। जो 10 साल वाले बना सकते थे उस लेवल का क्वेश्चन दिया उसको, 8वीं क्लास वाले को या 8 साल की उम्र वाले बच्चे को, और किसी को उसमें 6 साल की उम्र के बच्चे को जो प्रॉब्लम होना चाहिए बनाने में, वो सोल्यूशन करने दिया। तो जो बच्चे देखे कि अभी 8 साल वाले की उम्र है और वो 10 साल की उम्र का सोल्यूशन कर रहा है, तो कहेगा कि वो ज़्यादा बुद्धिमान है नॉर्मल बच्चे के प्रति। जो उसी एज के बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, तो कहेंगे उसका सेम है, वही है। तो देखेंगे अभी कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, तो उसके लिए IQ कितना होगा, सामान्य बच्चे का IQ कितना होता है, और सामान्य से नीचे वाले का IQ क्या होता है। पीछे बहुत गप चल रहा है, क्या बात है?
कम से कम शांति से बैठे रहिए। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905। अब एक आता है मेंटल एज, मानसिक आयु। एक होता है मानसिक आयु और दूसरा होता है वास्तविक आयु। तो ये फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे जा करके, जब देगा कि IQ बराबर MA/CA × 100, तो उसमें जरूरत पड़ेगी मानसिक आयु की। तो ये मानसिक आयु क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने दिया मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट। मानसिक आयु क्या होता है? वही जो अभी बता रहे थे कि कोई 8 साल का बच्चा और वो 10 साल का अगर सॉल्यूशन कर रहा है, 10 साल की समस्या का समाधान कर रहा है उम्र वाले बच्चे का, उसका IQ कहेंगे नॉर्मल से ज़्यादा है। या उसी एज के बच्चे का कर रहा है तो कहेंगे क्या है, नॉर्मल है। या कम वाले का कर रहा है, उसका उम्र 8 साल हो गया बच्चे का और वो अपने हम उम्र के बच्चों का जो समस्या होता है क्लासरूम से रिलेटेड वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, नीचे क्लास का कर पा रहा है, तो कहेंगे उसका IQ क्या है, नीचे, या मानसिक आयु क्या है, कम है। तो यहाँ पर मानसिक वास्तविक आयु जो बच्चे की उम्र होती है, ठीक है, जो बच्चे की उम्र है उसको क्या कहेंगे, वास्तविक आयु कहेंगे। और मानसिक आयु जो वो समस्या समाधान कर रहा है अपने एज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेंटल एज, मानसिक आयु समझ गए किसको कहेंगे। फिर फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? कौन? अल्फ्रेड बीने। सबसे पहला परीक्षण इन्होंने दिया, तो कौन जनक कहलाएगा? अल्फ्रेड बीने, बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बीने, ठीक है। कौन थे? अल्फ्रेड बीने। अब आ जाते हैं इंटेलिजेंस कोसेंट, जिसको कहते हैं IQ। और ये क्वेश्चन बनाने दिया जाता था पहले, अभी तो नहीं दिया जा रहा है IQ का क्वेश्चन इस पर आधारित। अगर दे दे अचानक से तो इतना इजी होता है कि आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या है IQ, क्या है समझते हैं। तो ये जो IQ का कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था? किसी को याद है? बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न, ठीक है। एक विलियम स्टर्न है और आगे चल करके एक पढ़ेंगे स्टर्नबर्ग। तो स्टर्नबर्ग अलग है, यह है विलियम स्टर्न। इन्होंने कब दिया था? 1912 में। बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट 1912 में किसके द्वारा दिया गया? विलियम स्टर्न के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम स्टर्न के द्वारा। तो इन्होंने कहा IQ बराबर जो होता है वो मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। इसको इस तरह से समझते हैं कि IQ बराबर, या इसको क्या कहेंगे हिंदी में, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि। तो किस तरह से बच्चे का बुद्धि लब्धि नापेंगे, IQ टेस्ट करेंगे। तो इन्होंने कहा एक फॉर्मूला होता है MA/CA × 100, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है? IQ का। अब कैसे आएगा क्वेश्चन इस पर? बच्चे का दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिक्कत है। इधर 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 देख के बात करो। इधर पहले यहाँ पे सुनिए। इधर जब क्लासरूम में हम है तो फिर इस तरह क्यों कर रहे हो? एकदम बच्चे की तरह, मतलब क्या ही कहेंगे, बुद्धि पढ़ा रहे हैं लेकिन बुद्धि अभी तक विकसित हुआ नहीं है। तो कोई फायदा नहीं है पढ़ करके। अगर आप पढ़ रहे हैं, समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ही समझा जाएगा बताइए। यही साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। कोई यहाँ पर जगह ऐसा नहीं कि खरीद करके तो नहीं रख लिया कि यहीं पर रहना, यहीं घर बना लेना, जिंदगी यहीं गुजर बसर करना। 1 घंटे की 2 घंटे की बात है, आते अपना सीख करके चले जाएंगे। फालतू का क्यों झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। और आप भी आते हैं तो क्या समझते हैं, बाद में आएंगे आगे में ही बैठेंगे। नहीं सर, छोटा है, पीछे से नहीं दिखता। ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह से दिखता है। इतना ऊपर में बोर्ड लगाया गया है। इधर ध्यान दीजिए। अब क्या कह रहा है, बुद्धि लब्धि के बारे में बता रहे थे कि बुद्धि लब्धि या IQ निकालने का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। हिंदी में इसको कहेंगे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जो बच्चे की रियल एज है, वास्तविक IQ का फुल फॉर्म ये हुआ था मेंटल एज और नहीं, IQ का फुल फॉर्म हुआ इंटेलिजेंस कोसेंट, बुद्धि लब्धि। किसने दिया? विलियम स्टर्न दिया 1912 में। इसको कैसे निकाला जाता है? MA/CA × 100। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मानसिक आयु निकाल करके बताइएगा आप लोग, और वास्तविक आयु 10 साल दिया गया है। तो IQ क्या होगा? एक ये है, दूसरा क्वेश्चन है MA जो है 8 साल दे देते हैं, CA 10 साल दे देते हैं, IQ बताना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए,
अब बताइए, तीनों का जवाब दीजिए। कैसे निकालना है? फॉर्मूला दिया हुआ है, MA/CA इंटू 100। MA/CA इंटू 100। फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पर। हो गया। क्वेश्चन आने से मतलब नहीं है, पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जा रहा। अगर पूछ दे तो वहाँ क्या करोगे? ठीक है, तो सब कुछ आ ही नहीं जाता है पेपर में, जितना पढ़े आ ही नहीं जाता है। बहुत कुछ समझने के लिए होता है, बहुत कुछ हो जाता है। अगर वैसी परिस्थिति आ जाएगी तब वहाँ पर क्या करेंगे? तो इस नज़र से नहीं देखना कि आएगा या नहीं आएगा। जो पढ़ा रहे हैं पढ़ने पे ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जो काम की चीज़ होगी वही पढ़ाएंगे। चलिए, कितना आया पहले वाले का? 120। देखिए, जिनसे नहीं बना वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? MA कितना है? 12। नीचे 10 इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया। 12 गुना 10 कितना हुआ? 120। तो पहले का आ गया 120। दूसरा कहाँ है? यहाँ पर। तो IQ बराबर कितना होगा? देखिए, MA कितना है? 8, CA कितना है? 10 और गुना 100। 1 0 से 1 0, 10 गुना 8 80। ठीक है। और तीसरा वाला देखिए यहाँ पर, ये होगा आपका 16/18 इंटू, इसमें थोड़ा दिक्कत हुआ होगा कैलकुलेशन करने में। जो कैलकुलेशन कर पाए होंगे उनके लिए दिक्कत की बात नहीं है। अब पहले इनको कटा देते हैं, कितना से? 9 हो गया, 2 से कटा दिए, ये हो गया 8। तो इसको अगर करोगे टोटल तो हो जाएगा 800/9, और इसको जब भाग दोगे तो क्या आएगा? 9/72। तो ये लगभग, ठीक है, इतना 8.88 भाग देकर देख लेना। तो ये आपका IQ निकल करके आया। तो जब भी पूछे तो MA/CA इंटू 100। ठीक है, आगे बढ़ें। समझ में आया? यहाँ मैथ में तो ऐसे ही आप लोग एक्सपर्ट हैं, है ना? है कि नहीं? आगे बढ़ें। अब एक क्वेश्चन है, अब देखिए, ये आपके ही पेपर में पूछा गया है। क्या होगा बताइए? बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कि समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, तो ये तो ठीक है। पहला वाला, सीखने की क्षमता क्या है? बुद्धि है। फिर संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, तो उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट देखिए, तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बीने। ठीक है, और ये चार्ल्स क्या है? एडवर्ड स्पीयरमैन। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, इसमें ध्यान से आंसर कीजिएगा। अब देखना, यहाँ पर गलती करेंगे। समझ पे आधारित क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। पीछे से बोलिए, इधर से, इधर से। क्या होगा? 3 नंबर। ध्यान दीजिए इधर।
कह रहा है बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थी का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा, बच्चे का जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा को डैश करता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। अब क्या होगा, हम यहाँ पर ग्रुप बना देंगे, जो तेज बुद्धि वाला है वो इस साइड में बैठेंगे, जो पूरा डल बुद्धि वाला है इस साइड में बैठेंगे। तो वर्गीकरण कर दिए। इस वर्गीकरण से उस बच्चे में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी स्वगरिमा सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या नुकसान पहुंचे, क्या वो बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा। कभी भी वर्गीकरण या ऐसा ग्रुप नहीं बनाना है तेज वाला इधर और कमजोर वाला इधर, तो उसकी गरिमा को क्या करेगा, घटाता है। ठीक है। और फिर कह रहा है क्या कि उसका जो शैक्षणिक निष्पादन होगा, अचीवमेंट होगा, वो क्या होगा, कभी बढ़ेगा। इस बच्चे का कभी बढ़ेगा। ये तो सोचेगा हम लोग को तो एकदम कचरा ही समझते हैं, सर इधर रख दिए ना, कभी क्वेश्चन पूछते भी तो इधर से ही पूछ रहे हैं हम लोगों को, यानी कमजोर सबको इधर डाल दिया एक साइड में। तो जब उसका सेल्फ रिस्पेक्ट घट जाएगा, उसको अपने ही नजर में लगेगा हम ही निकम्मे, हम सीख नहीं सकते हैं, तो उनका अचीवमेंट भी क्या होगा, घटेगा। तो दोनों क्या होगा यहाँ पर, तो बढ़ेगा कभी नहीं या घटेगा नहीं। इस तरह से कभी भी बुद्धि लब्धि के आधार पर एज ए टीचर वर्गीकरण नहीं करना है, क्लासरूम में ग्रुप में नहीं बांटना है। इससे क्या होगा, सीखना प्रभावित होगा, वो भी कैसा, नकारात्मक रूप से, यानी सीखना कम होगा। ये वाला तो बता चुके अभी, कितना होगा 120। ठीक है। अब कुछ मनोवैज्ञानिक ने टेबल दिया है कि कौन से बुद्धिमान या कितना IQ वाला क्या कहलाता है, इसको एक नाम दिया है। तो सबसे पहले अपना वाला देख लेते हैं हम लोग जिधर आते हैं, और ये वाला है नॉर्मल। नॉर्मल या एवरेज कहते हैं, इसी को कहते हैं औसत। क्या कहेंगे, औसत। हम लोग जो आते हैं औसत में आते हैं, कोई इसमें ज़्यादा भी हो सकता है औसत से, कोई कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल में आता है। इसका IQ कितना होता है, 90 से 109। तो अपना वाला IQ याद रखना है 90 से 109, और इससे एवरेज से ऊपर थोड़ा सा उसको कहेंगे 110 से 119। तो थोड़ा सा औसत से जो ऊपर होता है वो 110 से 119। एक होता है सुपीरियर, इससे भी ज़्यादा थोड़ा इंटेलिजेंट, 129 से 120 से 129। लेकिन याद हमको रखना है कौन सा, नियर जीनियस या जीनियस, जिसको कहते हैं हिंदी में प्रतिभाशाली। तो कहेगा प्रतिभाशाली बच्चे की IQ कितनी होती है, तो कहेंगे 140 से ऊपर। इसमें आ जाते हैं साइंटिस्ट वगैरह, कहते हैं कि आइंस्टीन का जो है IQ कितना था, 140 प्लस था। तो उनके सोचने का नजरिया अलग था। तो ये हो गया आपका जीनियस। तो सबसे पहले रखना है अपना वाला नॉर्मल कितना होगा औसत, 90 से 109। दूसरा रखना है प्रतिभाशाली बच्चे 140 प्लस, और फिर आ जाते हैं थोड़ा सा बिलो एवरेज, यानी औसत से कम आयु वाले कहेंगे 80 से 89। और एक आ जाएगा डल या बॉर्डर लाइन, जहाँ पर जो कि शिक्षा ले सकता है, ये बॉर्डर लाइन कहलाता है, जिसको ये नॉर्मल स्कूल में एजुकेशन दिया जा सकता है 70 से 79। इससे नीचे वाले को सामान्य स्कूल में नहीं लिया जाता है। बाकी मोरन, इम्बेसाइल और इडियट। सबसे नीचे आता है इडियट, जो कि कहते हैं जिसको क्या, डिपेंडेंट है दूसरे पर, कह सकते हैं पागल। तो ये इडियट का जो होता है 0 से 24 होता है। फिर इडियट में देखते हैं ना, तीनों पागल, तो वही है पागल यहाँ पर इडियट। तो अपना वाला IQ कितना, औसत कहेंगे 90 से 109, और प्रतिभाशाली बच्चे का 140 प्लस, और कहेंगे बॉर्डर लाइन का कितना, 70 से 79। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है टर्मन एंड मेरिल टेबल। इन्होंने अब एक टेबल अलग से दिया है टर्मन ने। इन्होंने कहा, क्या कहा, 140 प्लस वाला क्या कहलाएगा, प्रतिभाशाली कहलाएगा। और इसमें जो होगा बच्चे का पॉपुलेशन जो होता है, जनसंख्या जो होता है दुनिया में, सिर्फ 1.5% लोग ये आते हैं किसमें, प्रतिभाशाली में। मतलब इतना ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी कितना परसेंट जीनियस है, 1.5% जीनियस है। फिर आ जाता है कहाँ, एवरेज में, 90 से 109 में। इसका पॉपुलेशन कितना है, 47% है। 47% लोग जो आते हैं, तो मोस्टली आधा जनसंख्या कहाँ पर आ रहा है, एवरेज IQ में। और फिर बिलो वाले जो आ जाते हैं 70 से नीचे वाले, तो ये भी आपका 2.5% होता है। टोटल जोड़िएगा 100% हो जाएगा। तो औसत वाले आयु 47%, ये पॉपुलेशन आता है। इसको याद रखना नहीं है, बस IQ इसका याद रखना है कितना होता है। अब आ जाते हैं 3 रिंग मॉडल। अब ये 3 रिंग मॉडल क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पर 3 रिंग दिख रहा होगा, यानी 3 सर्कल है। इसको कहेंगे A, ये है C और ये है C। थोड़ा कलर कर लेते हैं।
इस वाले पार्ट को थोड़ा मोटा करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे तीनों कलर जो है तीनों सर्कल आकर के मिला हुआ है कि नहीं। अब ये ACC का मतलब क्या होता है? A, C और C, 3 C है। तो कहेंगे इसको कहते हैं क्या? हाई एबिलिटी। क्या कहेंगे? हाई एबिलिटी। दिख रहा है क्या? जब पेन चेंज करें, ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में उच्च क्षमता। बेसिकली ये रिंग जो दिया था इसने रेंजोली ने दिया था। किसके द्वारा? रेंजोली। अब देख लेना इस पे। तो रेंजोली के द्वारा दिया गया था 3 रिंग मॉडल, और इन्होंने समझाने की कोशिश किया था कि प्रतिभाशाली बच्चे में कौन से गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 रिंग थ्योरी दिया है इसमें प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में बात करता है। और कौन करता है? रेंजोली। इन्होंने कहा कि बच्चे में होगा हाई एबिलिटी या उच्च क्षमता कहेंगे। दूसरा होगा हाई होगा क्या? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को क्या कहेंगे? रचनात्मकता। हाई क्रिएटिविटी यानी उच्च सृजनात्मकता या रचनात्मकता। और लास्ट वाला जो होता है इसको कहते हैं हाई कॉम्पिटेंसीज। देख लेना स्पेलिंग थोड़ा। इसको कहते हैं उच्च प्रतिबद्धता। क्या कहेंगे? उच्च प्रतिबद्धता। अब ये 3 गुण जिस बच्चे में होगा उस बच्चे को कहेंगे प्रतिभाशाली बच्चे। यानी ये वाला जो सर्किल निकल करके आता है ये होता है प्रतिभाशाली बच्चे, यानी गिफ्टेड बच्चे होते हैं। ठीक है, कैसा बच्चा होगा? गिफ्टेड होगा। जीनियस या गिफ्टेड, ठीक है। स्पेलिंग ज़्यादा गलती नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला उच्च क्षमता होगा, हाई एबिलिटी होगी। कोई भी काम करने की क्षमता बच्चे में उच्च होगा तो इसको कहेंगे हाई एबिलिटी। कोई भी काम होगा, किसी भी तरह का टास्क होगा, उसको अगर थोड़ा सा भी क्लासरूम में हाई अगर उच्च वाला ये होगा, आपका होमवर्क या कोई भी समस्या दे रहे हैं तो वो बच्चा आसानी से कर पाता है। नॉर्मल बच्चे को लगेगा कि ये जो समस्या दी है सर ये भारी लग रहा है, लेकिन उस बच्चे के लिए क्या होगा? वो चीज़ें आसान होगी। तो वो बच्चा क्लासरूम में कहेगा सर थोड़ा और हाई पूछिए ना, ये तो ज़्यादा आसान हो गया। तो उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए टीचर को अलग अलग तरह के जो है कार्यों में उनको व्यस्त रखना पड़ता है और लेवल क्लास में लेकर के थोड़ा ज़्यादा लेकर के आना पड़ता है कि कोई अगर उस तरह से क्रिएटिव बच्चे हो तो वो वहाँ पर क्या करे? बोरियत फील ना करे। यहीं पर अगर खूब आसान जिस दिन क्वेश्चन कराने लगते हैं तो आप ही लोग बोलते हैं सर इतना आसान करा रहे, ये पूछेगा। तो ये निकल कर क्या था कि ये पूछेगा क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को जान रहे, तो आपको आसान लगता है तो आप उब जाते हैं बार बार, ये सर तो खाली आसान ही कराते, भारी वाले तो करा ही नहीं रहे। तो इसीलिए सब तरह के क्वेश्चन लेकर के टीचर को क्लासरूम में आना चाहिए। तो उच्च क्षमता रखते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, और जब उच्च क्षमता होगा तो उसमें कौन सा? हाई क्रिएटिविटी होगा, कुछ नया करने की होगा। उस बच्चे में कुछ नया करने का क्या होगा? क्षमता होगा। तो हमेशा कुछ नया करेगा, नया सोचेगा, पुराने चीज़ों को नए चीज़ से जोड़ करके कुछ नया चीज बनाएगा। तो उच्च रचनात्मकता या क्रिएटिविटी होगा ऐसे बच्चे में जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। और फिर कहता है उच्च प्रतिबद्धता या हाई कमिटमेंट। तो जिस बच्चे में हाई कमिटमेंट होगा ये तीनों गुण पाया जाएगा, ऐसे बच्चे को प्रतिभाशाली बच्चे कहेंगे। अब कहिएगा प्रतिबद्धता क्या होता है? प्रतिबद्धता होता है कि आप एक बार ठान लिए कि इस काम को हमको करना है, चाहे जो भी परिस्थिति सामने बने, बीच में छोड़ना नहीं है। तो ये बच्चे जो होते हैं बीच में छोड़ने वाले नहीं होते हैं। एक बार अगर ठान लिए तो उनको पूरा करके ही मानेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही वाली बात हो जाती है यहाँ पर। इसके लिए याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं। किस फिल्म का डायलॉग है? मांझी द माउंटेन मैन। देखना चाहिए, अच्छी मूवी है। तब तक देख रहे हो, बोली देख रहे हो, ऐसे मास्टर बनिएगा। तो उच्च प्रतिबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता, जब ये तीनों गुण पाया जाएगा तो बच्चा कहलाएगा प्रतिभाशाली। और ये प्रतिभाशाली का गुण है, यानी कि तीनों चीज यहाँ पर मिल रहा है। क्या हुआ? बल्ब को बंद कर दें, ठीक है। अब है मेंटल डिफेक्टेड, कुछ मानसिक रूप से कहेंगे कमजोर कहेंगे बच्चे। इसमें क्या होता है? या मानसिक दोष वाले बच्चे, उसका IQ कितना होता है? जिसमें मानसिक दोष पाया जाएगा, इसमें पहला आता है मोरन। हिंदी में भी मोरन याद रखना है। मोरन ग्रुप का जो IQ स्कोर होता है 50 से 70 होता है। इम्बिसाइल होता है 20 से 50, और बिलो जो होगा ये इडियट होता है। बस याद रखना है, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, दिखाने के लिए रखें। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। अब कुछ होता है बौद्धिक रूप से अक्षम है, सीखने में सक्षम नहीं है, इसमें आ जाएगा। और इसमें कहा गया क्या? बौद्धिक या
क्षमता। तो देखेंगे सबसे पहला एडुकेबल, जिसको एजुकेशन दिया जा सकता है, उसकी आईक्यू कितनी रहेगी न्यूनतम, जिसको कि एजुकेशन दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, तो 50 से 70। इससे नीचे वाले को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। दूसरा आ जाता है ट्रेनेबल, इसको ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन नहीं देते हैं, कोई स्किल सिखाते हैं कि अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। इसको कोई एक काम सिखा देंगे, उसी काम में लगा रहेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, वो काम पकड़वा दो, डेली घर से काम पे जाएगा, वो काम करेगा, आ जाएगा, बीच में दूसरा कोई काम नहीं। बगल में क्या है, आज चाट वाला ठेला लगा, क्या लगा नहीं लगा, कोई लेना देना नहीं है, अपना काम पे जाएगा, घर आएगा टिफिन लेके, बस यही लगा हुआ रहता है। 25 से 50 आईक्यू वाले। और ये कस्टोडियल वाले जो होते हैं, इसको कहते हैं निर्भर रहता है, अपने माता पिता या किसी एक को निर्भर करना पड़ता है। ऐसे बच्चे कहीं बाहर निकल जाते हैं तो उनको माता पिता घर वाले को चिंता होती है, कहीं जाकर के कहीं डूब ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। इसको क्या करना पड़ता है, कस्टडी में रखना पड़ता है। खाना पीना का भी ख्याल रखना है, नहाने धोने का, सबका ख्याल कोई एक रखता है, तो इसको कहते हैं कस्टोडियल। तो आईक्यू जिसका 0 से 25 है तो कस्टोडियल कहेंगे, कोई एक उसका देखरेख करने वाला होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से ये काम नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल काम भी नहीं कर पाते, अपना खाना पीना भी नहीं कर पाते। अब फिलिन इफेक्ट छोटा सा है, समझिएगा फिलिन इफेक्ट क्या होता है। तो हर 10 वर्ष के बाद आईक्यू घट रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक हम लोग का दौर था जब हम लोग टाहा 2 खेलते थे, अभी पबजी खेलता है कि नहीं। अब देखो कौन बोल रहे टाहा 2 क्या होता है, समझने के लिए बोले। अब जो उसको कर पा रहा है कनेक्ट, इसलिए तो लोकल लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं कि ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। उस समय की हम लोग की जो सोच थी तो वो टाहा 2 वाली सोच थी, और अभी वाला जो सोच है, पबजी खेलता है छोटा छोटा बच्चा, देख रहे हैं मोबाइल में, तो ये क्या है, बुद्धि बढ़ रहा है या नहीं। तो हर 10 साल में, ये फिलिन इफेक्ट यही कह रहा है, हर 10 साल में बुद्धि इंक्रीज होता है। ठीक है, 10 साल पहले जो बुद्धि था, बुद्धि बच्चे का, उस बच्चे का सोचने समझने की उस उम्र के बच्चे का जो था, और 10 साल बाद वाले बच्चे का जो सोच होता है वो अलग होता है। इसीलिए अभी का छोटा बच्चा क्या बोल देता है, आप नहीं समझेंगे। बूढ़े दादाजी है या पिताजी है, उसको बोलते हैं आप नहीं समझेंगे, जबकि समझते वो सब है, बस थोड़ा सा वो पीछे रह गए हैं, ऐसा नहीं है। अब हम ही लोग को बोल देता है ऐसे ऐसे भाई सब छोटा सब है, वो सब मोबाइल में इतना चीज जानता, बोलता है आपको ये सब पता है ना एडिटिंग फिटिंग का। अब उनको कौन बताए, सब करके बैठे हैं। जैसे जैसे जमाना आता है, बदल रहा है, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, और ये अपडेट टीचर ही होता है जो हमेशा करते रहता है। वो बच्चे को जानता है अभी क्या चल रहा है, कौन सा गेम आया, क्या एडिटिंग वाला आया, और क्या आया मोबाइल में, कौन सा ऑप्शन आया, तो कोशिश करता है टीचर सीखने का हमेशा, भले वो चीज़ ना करे लेकिन उस चीज़ के बारे में जानकारी जरूर रखता है। तो जब इस तरह से आपको घर में कहता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको अंदर से लगता है कि आज रात में यही देखेंगे क्या होता है, और उसको सीख करके दूसरे दिन फिर बताते हैं खाली आप ही तेज हैं, हम नहीं जानते हैं सब। तो अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट रखना है, और टीचर है तो इसमें सब तरह से अपडेट रखना है। शिक्षा में भी टेक्नोलॉजी में जमाने के साथ साथ बदलेंगे, ठीक है, ताकि आपके बच्चे या आपके दादा पोते इस तरह से नहीं कहेंगे आप क्या जानते हैं, मतलब हम जो जानते हैं वो आप नहीं जानते हैं। ठीक, तो यह है फिलिन इफेक्ट। क्या कहेंगे इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे 10 वर्ष में या प्रत्येक 10 वर्ष में बुद्धि लब्धि बढ़ती जाती है। तो प्रत्येक दशक में बुद्धि लब्धि क्या है, बढ़ रहा है। सोचने का क्षमता अलग है, नजरिया अलग है बच्चे का देखने का, बस इतना ही रखना है याद। अब आ जाते हैं इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि बुद्धि का सिद्धांत। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत दिया बुद्धि के बारे में, अलग अलग तरह से इन्होंने अपना थ्योरी दिया है। सबसे पहला सिद्धांत देने वाले कोई दूसरा नहीं, कौन थे, अल्फ्रेड बीने। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो पहला जो थ्योरी है इसको कहेंगे, स्लाइड ही ले लेते हैं, ब्लैक ठीक है या व्हाइट कर दें, सिंगल फैक्टर थ्योरी। इसको कहते हैं एक तत्व या कहेंगे एक खंड का सिद्धांत, और ये किसके द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड बीने। तो कहेंगे ये जो दिया गया है, इंग्लिश में लिख रहे कोई दिक्कत नहीं है ना, ये नाम है। अब फिरदौस इंग्लिश में लिख दे कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहला जो दिया गया बुद्धि परीक्षा, ये बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा, अल्फ्रेड बीने। और पहला बुद्धि परीक्षण भी इसी के द्वारा दिया गया था 1905 में। तो ये कह रहे हैं महाशय अल्फ्रेड बीने साहब कह रहे हैं कि बुद्धि कोई अलग अलग चीज़ नहीं होती है, बुद्धि एक खंड होता है, एक तत्व होता है। सारे इंसान में एक ही तत्व है बुद्धि, और उसी बुद्धि से वो क्रिकेट खेलता है, उसी बुद्धि से गाना गाता है, उसी बुद्धि से डांस करता है। तो अलग अलग क्षमता जो है एक ही बुद्धि में विद्वान है।
तो क्या कह रहा है ये एक तत्व वाला कि सब में एक ही बुद्धि पाया जाएगा, उसी बुद्धि से अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं निकला, बाद में अलग अलग मनोवैज्ञानिक आए, बोला नहीं आपका बात गलत है, एक तत्व नहीं होता है, दो तत्व होता है। फिर इस तरह से दो तत्व वाला जब आया, कुछ दिन वो चला, तीसरा आ गया लेकर के नहीं दो तत्व नहीं होता, तीन तत्व होता है। फिर उनका भी बात नहीं माना तो कह रहा है कि अलग अलग तत्व होते हैं, कोई कह रहा है मल्टीपल आयाम होते हैं, अलग अलग आयाम होते हैं। तो इस तरह से सारे थ्योरीज को देखेंगे तो सबसे पहला है एक तत्व या एक खंड का सिद्धांत, अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया था। तो ये क्या कह रहा है, बुद्धि क्या है, कोई एक तत्व है, अलग अलग तत्व नहीं है। तो सीखना कहे या क्रिकेट खेलना कहे या कोई भी काम कर रहा है तो उसमें बुद्धि का कितना तत्व है, एक तत्व है। तो इसमें लिखेंगे आप लोग कि बुद्धि एक ऐसी क्षमता है, क्या कहेंगे, बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जिसमें बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जिसमें किसी काम या गतिविधि सारे काम या गतिविधि या हर काम में कहेंगे, प्रत्येक कार्य में कह सकते हैं, हर काम में, जिसमें सभी काम या गतिविधि एक तत्व द्वारा होता है। किसके द्वारा, एक तत्व द्वारा होता है। तो ये एक ऐसी क्षमता होती है जिसमें प्रत्येक काम में एक ही बुद्धि काम करेगा, कोई भी काम हो सब में कौन सा काम करेगा, एक तत्व कहेगा। इन्होंने कहा बुद्धि क्या है, एक तत्व है, एक ही तत्व है, एक ही तरह से सोचता है। अगर ऐसा रहता तो सभी गाना गा लेते, सभी डांस कर लेते, सभी मैथ बना लेते, सभी साइकोलॉजी पढ़ा लेते। तो अलग अलग तत्व है, एक तत्व नहीं है। तो बाद में चल करके कहा कि ऐसा नहीं है, एक तत्व नहीं है। तो इनका क्या किया गया, क्रिटिसाइज कर दिया गया और इसके थ्योरी को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि इसको कहा ये थ्योरी काम नहीं करेगा, एक तत्व नहीं होते हैं, बुद्धि में अलग अलग तत्व होते हैं। तो कहेंगे कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये बुद्धि खत्म हो गया, दूसरा थ्योरी आ गया, तो इसको समाप्त कर दिया गया। तो दूसरा जब आया तो इन्होंने कहा, तो इसने अल्फ्रेड बीने ने कहा ये क्या है, एक क्षमता है, सिर्फ ओनली वन फैक्टर। फिर कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है, जब इसका क्रिटिसाइज किया गया तो कहा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो, अच्छा ऐसा जरूरी है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पढ़ने में अच्छा है वह, अच्छा जरूरी नहीं है ना, कि जो पढ़ने में अच्छा है वह क्रिकेट खेलने में कह सकते हैं या गाने में कह सकते हैं, खेलने में भी अच्छा होगा। इस तरह से इसका थ्योरी क्या हुआ, यहीं पर समाप्त हो गया। एक ही क्षमता कह रहा है, सब कुछ में एक ही बुद्धि काम कर रहा है, जो कि ये बात ठीक नहीं है। ठीक है क्या, हाँ तो सभी एक ही बात है, तो सभी काम कहिए या कार्य कहिए, तो सभी कार्य एक ही बुद्धि में सम्मिलित हो रहा है, ये कह रहा है अल्फ्रेड बीने। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, अगर सभी काम होता तो सभी सब काम कर पाता, जो काम हम कर पा रहे हैं वो आप भी कर पाते, आप भी पढ़ा लेते आकर के पहले ही, पढ़ने से पहले। तो जरूरी नहीं है, तो सारे जो है एक ही काम जो हम कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता है, यूनिक एबिलिटी होती है, तो सभी काम सभी लोग नहीं कर पाते। अगर ऐसा होता तो अलग मनोवैज्ञानिक ने कहा कि सब काम सभी लोग कर पाता। ठीक है, इस बिना पर ये थ्योरी क्या है, गलत हो गया। अब आगे इसको अपडेट किया गया, आ गया कितना, दो खंड, तो कहेंगे टू फैक्टर थ्योरी। बुद्धि का द्वि खंड या दो तत्व सिद्धांत, दो खंड सिद्धांत। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, चार्ल्स स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया। चार्ल्स स्पेयरमैन, ठीक, किसके द्वारा दिया गया, चार्ल्स स्पेयरमैन के द्वारा। तो इन्होंने कहा कि बुद्धि एक खंड नहीं है, बुद्धि के कितने खंड हैं, तो बुद्धि के दो खंड हैं। अब कौन कौन से खंड हैं, बुद्धि के दो खंड होते हैं। एक कहा इन्होंने, एक तो होता है जनरल फैक्टर और दूसरा जो होगा वो होगा स्पेसिफिक।
इसी को जनरल फैक्टर को कहा जी फैक्टर, ठीक है, और स्पेसिफिक को एस फैक्टर, और हिंदी में कहते हैं इसको सामान्य बुद्धि या सामान्य कारक, और दूसरा क्या होगा विशिष्ट कारक। क्षमता एबिलिटी होता है, बुद्धि कह रहा है, कारक कहेंगे, कारक मतलब क्या हुआ, कारक कहिए क्षमता कहिए। तो ये जो कारक होता है फैक्टर होता है जनरल वाला सभी बच्चे में, दुनिया के जितने भी लोग हैं सब में कहेगा कि जनरल फैक्टर होता है, सब में जन्मजात होता है जी कारक, लेकिन एस कारक जो होता है ये सब में अलग अलग होता है, विशिष्ट होता है। जैसे मेरे में है कि मेरे में क्या है जनरल फैक्टर, मेरे में भी है, आप लोगों में भी है, सब सीख रहे हैं। अब स्पेसिफिक क्या होगा कि हम मेरे में जो है पढ़ाने की काबिलियत है, भाषण देने की नहीं है, आप में होगा किसी को डांस करने का होगा, किसी को क्रिकेट में खेलने में महारत होगा, कोई लूडो खेलने में महारत रखता होगा, कोई दूसरे कोई और काम में महारत होगा। तो ये जो है आपकी विशिष्टता, आप में जो स्पेशलिटी है वो सिर्फ आप में है, तो इसको कहेंगे विशिष्ट कारक। तो कैसा कारक है ये विशिष्ट कारक। तो विशिष्ट कारक प्रत्येक लोगों में क्या होगा अलग अलग होगा, और जनरल कारक सभी लोगों में पाया जाएगा। तो जी फैक्टर सब में होता है, एस फैक्टर सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे विराट कोहली लेंगे तो जी फैक्टर उसमें भी है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी खाते हैं, वो भी जो जनरल काम कर पाते हैं हम भी कर पाते हैं, लेकिन वो जो क्रिकेट खेल पाते हैं, खेलते तो हम भी क्रिकेट है, लेकिन वो जिस लेवल पे खेल पाते हैं क्या हम खेल पाते हैं, नहीं खेल पाते हैं। तो ये हुआ उनकी विशिष्टता, उसमें वो उच्च है, उच्च क्षमता है, किसमें, क्रिकेट में। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है। क्षमता हुआ आपका काम करने का शक्ति, कितना पावर है आप में, कितना देर आप बैठ करके पढ़ पा रहे हैं, ये हुआ। कारक तो कोई भी फैक्टर हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ कह रहे हैं सामान्य कारक है, ये एक तत्व है, एक फैक्टर है, एक कारक है, एक चीज है, ये कह सकते हैं। तो सामान्य चीज है, सब में पाया जाता है। तो जी फैक्टर का मतलब जनरल हो गया, एस फैक्टर का मतलब स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो ये वाला कहेंगे सभी में क्या होगा, एक समान होता है। क्या लिखेंगे, सभी में एक समान होता है, ठीक। और इस वाले को, विशिष्ट वाले को कहेंगे अलग अलग होता है। क्या होगा, अलग अलग होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे, लिख लीजिए। जैसे सानिया मिर्जा का नाम सुने हैं, कौन थी, क्रिकेट खेलती है, ठीक है, अच्छा बैडमिंटन खेलती है। तो ये इसमें स्पेसिफिक क्या है, वो खेल जो खेल रही है बैडमिंटन खेल रही है। धोनी का नाम सुने हैं, दोनों ही व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन है, दोनों ही व्यक्ति खिलाड़ी है, लेकिन स्पेशलिटी क्या है दोनों में, कि ये क्रिकेट में महान है, ये टेबल टेनिस में। इस तरह से दोनों का अलग अलग। विशिष्ट कारक क्या है कि दोनों ही, जनरल फैक्टर क्या कहेंगे, दोनों ही खिलाड़ी है, लेकिन विशिष्ट कारक क्या होगा कि वो टेबल टेनिस में अच्छा है और ये क्रिकेट में अच्छा है, ठीक। तो ये क्या हुआ, विशिष्ट कारक हुआ। जनरल फैक्टर क्या हुआ, दोनों ही खिलाड़ी है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको एक फिगर के जरिए समझते हैं। ये बीच में कौन है, जी कारक है, ठीक है, और बाकी इधर सब में क्या है, एस फैक्टर है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि सभी में ये जी कारक कॉमन है, यानी सामान्य जो बुद्धि है सब में है, लेकिन स्पेसिफिक सबका अलग अलग है, सब अलग अलग कार्य करते। बगल में एक फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। ये है एस कारक, ये है जी कारक। तो एग्जाम में पूछा था एक बार, तो ये जी फैक्टर का क्या मतलब होता है, जी का क्या मतलब होता है, सामान्य बुद्धि, और इस तरह से उसको कहा गया था, या कह सकते हैं जनरल, और क्या दिया था, मतलब जी से अलग अलग तरह के टर्म लिखा हुआ था। तो बेसिकली ये क्या होता है, जनरल फैक्टर होता है, सामान्य बुद्धि होता है। हो गया। अब जैसे 3 फैक्टर वाला है, फिर उसके बाद दिया गया है मल्टी फैक्टर, अलग अलग कारक, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, वहां से पढ़ेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो आगे बढ़ जाएं। मल्टीपल इंटेलिजेंस, कहीं से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, यहां से फिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से पूछे ना पूछे पेपर में, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, लिख लीजिए एकदम कहीं भी। तो आ जाते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत।
तो बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? हमने पढ़ा एक तत्व सिद्धांत, दो तत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत नहीं पढ़ा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, छोड़ दिए। तो बाद में चल करके उन लोगों का जब पूर गया तब आए हार्वर्ड गार्डनर साहब। कौन? ये क्या हो गया? हार्वर्ड गार्डनर किसके द्वारा दिया गया? बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उनके ही नाम पर इन्होंने क्या रख लिया? हार्वर्ड गार्डनर। तो गार्डनर नाम था, हार्वर्ड लगा लिया क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। इनका मत क्या था बुद्धि के बारे में? देखिए, ये कह रहा है गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। तो ये थ्योरी किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। थ्योरी का नाम क्या है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बुद्धि में कोई एक आयाम नहीं होता है, ये कह रहा है कि अलग अलग आयाम होते हैं, इसीलिए कहा इन्होंने बहुआयामी होता है। गार्डनर का मानना था कि लोगों के सोचने की क्षमता, सोचने और सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो प्रत्येक लोगों के सीखने के और सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, कोई एक जैसा नहीं सोचता है। तो इन्होंने इस आधार पर क्या कहा? बुद्धि टोटल 8 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो 9 प्रकार के बताया था, लेकिन एनसीईआरटी में 8 प्रकार दिया, तो 8 ही प्रकार पढ़ेंगे। तो इसका एक बुक आया था, फ्रेम्स ऑफ माइंड। कब आया था? इतना जरूरी नहीं है, 1982-83 इसी समय में आया होगा शायद, लगभग याद अगर एग्जैक्ट आ जाए। तो बुक एक आया फ्रेम्स ऑफ माइंड, इसमें बुद्धि की बात करते हैं कि बुद्धि जो है वो एक आयामी नहीं होता है। कभी भी कहेगा क्या बुद्धि एक आयामी होता है? तो नहीं, बुद्धि क्या होगा? तो बुद्धि कहेंगे बहुआयामी होता है। कौन कह रहा है ये बात? हार्वर्ड गार्डनर। तो बुद्धि के कितने प्रकार? 8 प्रकार। तो आइए 8 प्रकार को जानते हैं एक एक करके। तो बुद्धि क्या है? इन्होंने कहा कि सोचने की क्षमता और सीखने की क्षमता लोगों में अलग अलग होती है। बुद्धि एक तत्व या एक आयामी नहीं होता, बुद्धि बहुआयामी होता है। इसीलिए टीचर को कहता है कि अपने पढ़ाई में जो है अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। जो टीचर रोज एक ही तरीके से पढ़ा रहे हो सकता हो किसी बच्चे को समझ में आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा। इसीलिए टीचर को हमेशा अपने टीचिंग मेथड में बदलाव करते रहना चाहिए। अब ये नहीं कह देंगे कहीं कि 8 तरीके से पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन में आ जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या टीचर को 8 तरीके अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए? क्या ये पॉसिबल है? हम एक ही थ्योरी पढ़ाएंगे 8 तरीके से पढ़ाएंगे, सिलेबस कब खत्म होगा? हाँ, ये है कि अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए, तो ये बात कहेंगे, ठीक। तो 8 कौन कौन से हैं? यहाँ शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 1 से अधिक रास्ते या विधि अपनाने चाहिए। तो हमेशा 1 से ज्यादा मेथड का यूज करेगा टीचर, किसके अकॉर्डिंग? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। बुद्धि के सभी प्रकार एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। कोई भी बुद्धि कह रहा है एक बुद्धि दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसमें खेलने वाला बुद्धि है, इसमें गाने वाला, तो उसके बुद्धि से इसके बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों क्या है? एक दूसरे से स्वतंत्र है, डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है, अलग है, दोनों अलग अलग होता है। और बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति की कैसी योग्यता है? विलक्षण योग्यता है, ये पढ़ चुके हैं। कैसी एबिलिटी है? यूनिक एबिलिटी है, यूनिक एबिलिटी, ठीक। तो सबसे पहला प्रकार, अब ये नहीं कहेंगे कि एक क्रम में ही 8 प्रकार होता है, कोई भी क्रम हो सकता है, लेकिन 8 प्रकार के होते हैं। देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, एक तो मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, ऊपर से आप लोग। तो सबसे पहला बुद्धि है भाषाई बुद्धि। क्या कहेंगे? तो जिस बच्चे में, जिस व्यक्ति में बोलने की क्षमता उच्च हो, या कहेंगे इसे भाषा कौशल या भाषा उत्पादन में, कोई भी भाषा, कोई भी शब्द ऐसा हो जिसको वो तोड़ मड़ोड़ के शायरी के रूप में कह दे, या उसी को वो एक अलग अंदाज में कह दे, तो क्या कहेंगे? उसमें भाषा उत्पादन की क्षमता होती है। जब शायर लोग या मुशायरे में जाते होंगे या कव्वाली में जाते हैं, उधर से एक शेर पढ़ता है और उसका जवाब सामने वाला तुरंत तैयार करके उसी अंदाज में कहता है, तो उसमें क्या कहेंगे? भाषा उत्पादन करने की क्षमता है। खुद से प्रोड्यूस कर रहा है, सिचुएशन को देख करके वो बातें बना रहा है। तो इस तरह से भाषा का प्रयोग अगर कर रहा है, फेर बदल करके कुछ नया उत्पन्न कर रहा है, इस तरह से प्रभावी ढंग से अगर प्रयोग कर पा रहा है, तो कहेंगे कौन सा बुद्धि? भाषाई बुद्धि। तो इसमें जैसे रीडिंग, ये जिसमें भाषाई बुद्धि होगी वो आदमी पढ़ने में एकदम बेहतर होगा, फ्लुएंटली पढ़ पाएगा, लिख भी पाएगा बेहतर तरीके से, और एक अच्छा सुनने वाला होगा। जो एक अच्छा सुनने वाला होता है वो एक अच्छा बोलने वाला होता है। जो बेहतर तरीके से सुन नहीं पाता है तो वो बोल भी नहीं पाता है। और कहेंगे स्पीकिंग कौशल भी बहुत अच्छा होगा, और डिबेट करने में तो आगे होगा। टीवी पर एंकर सब देखे हैं, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हो रहा था उससे पहले देखते टीवी पे तो मजा आ जाता। पहला जंग जो है, कह रहे ये डिबेट जो होता है टीवी पर एंकर सब, जैसे इधर देखे होंगे इंडिया पाकिस्तान जो मैच हो रहा था, तो 1, 2 बार 3 बार मैच तो वहीं टीवी पे ही जिता दिया ये लोग। तो इनमें जो कहेंगे भाषा की जो होती है उत्पादन की या बोलने की क्षमता उच्च होती है, बहुत प्रभावी ढंग से भाषा का इस्तेमाल कर पाते हैं, डिबेट कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना, कैसे लोगों में ये भाषा या भाषाई बुद्धि पाई जाएगी। तो जो भाषा में उच्च कौशल रखते हो, सबसे पहला अपना देश का प्रधानमंत्री इतने अच्छे से बोलते हैं, इतने अच्छे भाषण देते हैं, सिर्फ अपने ही देश में नहीं विदेशों में भी इनका नाम है। तो भाषा ये जो है बस जनता क्या चाह रही है उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं और प्रभावी भाषण दे पाते हैं। इनमें कौन सा इंटेलिजेंस पाया जाएगा? भाषाई बुद्धि पाया जाएगा। तो यह इसलिए है ये कि अगर कुछ याद ना आए तो मोदी जी कम से कम याद आ जाएगा, क्वेश्चन लगा पाएंगे। IQ, अब IQ तो हम नाप के नहीं देखे, हम लोगों से तो ऊपर ही होगा, इतना है, ठीक है। तो कभी आ गया इसमें
कौन आ जाएगा? कवि। जो कविता पढ़ते हैं वो भी क्या करते हैं? भाषा को ही फेर बदल करके कविता जो लिखते हैं तो कहाँ से लिखते हैं? समाज में उन पे जो गुजरा है, उन पे जो बीता है, तो उसी पे ये कविता लिखते हैं। तो ये हो गया। फिर आ जाता है लेखक। लेखक भी अपने समाज को ही प्रतिबिंबित करता है किताब में। तो कहाँ लेखक आ जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी भाषा में महारत रखते थे। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ऐसे लोग जो है भाषा में क्या उच्च प्रयोग या उत्पादन में महान थे। वकील आ जाते हैं। फिर आपके मोदी जी और एंकर। तो इन सब में एग्जाम्पल याद रखना है। कैसी बुद्धि पाई जाए? एंकर। एंकर कहते हैं जो टीवी पे डिबेट करता है, उसी को एंकर कहते हैं, जो संचालक कहते हैं शायद उसको। अब आ जाते हैं दूसरा बुद्धि। पहला कौन सा देखा हमने? भाषाई बुद्धि। तो किस में उच्च होगा? भाषा में। दूसरा आ जाएगा क्या? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। क्या कहेंगे? तार्किक गणितीय बुद्धि। ये किन लोगों में पाया जाएगा? जिसमें मैथ और साइंस में या कैलकुलेशन में तर्क में अच्छा होगा। जो व्यक्ति तर्क करने में अच्छा होगा, साइंटिफिक नजरिया होगा, तो ऐसे व्यक्ति में पाया जाएगा तार्किक गणितीय बुद्धि। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहता है एक बच्चा जो है प्रभावी ढंग से किसी चीजों या समस्या के प्रति लॉजिक लगा पा रहा है, तर्क कर पा रहा है, उसमें कौन सा बुद्धि पाया जाएगा? जहां भी तर्क कहेगा, समस्या समाधान कहेगा, तो कहेंगे तार्किक गणितीय बुद्धि। जहां पर भाषा के बारे में बात करेगा, प्रभावी ढंग से भाषा का इस्तेमाल कर पाता है, भाषा का यूज कर पाता है, भाषाई बुद्धि। तो यहाँ पर है समस्या समाधान। तो ऐसे बच्चे जिसमें तार्किक, हल्ला क्यों कर रहे इतना? छुट्टी दे दें? तो जिसमें समस्या समाधान करने की क्षमता उच्च होगी और वैज्ञानिक चिंतन करता होगा, साइंटिफिक चिंतन, साइंटिफिक थिंकिंग या साइंटिफिक रवैया हो, यानी कि चीजों को किस तरह से एनालाइज करके देखे कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरह के नजरिए रखने वाले में कौन सी बुद्धि? तार्किक गणितीय बुद्धि। तो इसमें आ जाएगा आपका वैज्ञानिक आ जाएगा। जितने भी वैज्ञानिक है, नोबेल प्राइज विजेता आएंगे, इसमें क्या होती है? उच्च बुद्धि होती है। कैसी बुद्धि? समस्या समाधान और वैज्ञानिक चिंतन। तो जितने भी साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन गणितज्ञ होगा, सब में क्या पाया जाएगा? तार्किक गणितीय बुद्धि। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम आजाद है, वैज्ञानिक आ जाएगा, गणितज्ञ आ जाएगा। जितने भी मैथमेटिशियन है, जैसे बताइए एक मैथमेटिशियन का नाम, आर्यभट्ट और रामानुजन, तो ये सब में कौन सी बुद्धि होगी? तार्किक गणितीय बुद्धि। तो भाषा जब आएगा क्वेश्चन में तो भाषा ही मारेंगे, तर्क समस्या समाधान आएगा तो तार्किक गणितीय। तीसरा वाला है आपका स्थानिक बुद्धि। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्यों हो जाता है ये बताएंगे अभी। जैसे नाम ये स्थानिक बुद्धि, तो ऐसे लोगों में स्थान की समझ होगी। स्थान बोले तो मैप, तो जो भी मैप होगा, मैप देख करके तुरंत बता देगा यहाँ पर इंडोनेशिया, यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, ऊपर में जम्मू कश्मीर है, मैप में तुरंत बता देगा, और कौन कौन सी जगह है। तो इन सब चीज़ों में इसमें क्या होगा? महारत हासिल रखेगा। जैसे मूर्तिकार, जब वो मूर्ति बनाता है तो उसको पता होता है कि नाक जो है ये नाक के जगह यहाँ पर सर पे नहीं लगा देंगे, कहाँ पर कितना कान बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना, आँख कैसा बनाना है, तो ये सब का कौन सा जगह पर कौन सा पार्ट लगाएंगे ठीक से प्रभावी ढंग से, तो कौन सा बुद्धि पाया जाएगा इसमें? स्थानीय बुद्धि। क्योंकि स्थान से बारीकी का उसमें समझ होता है। पेंटर पेंट भी करता है तो उसमें क्या होगा? अब हम लोग जो जनरली होते हैं लाते हैं घोर के पोत देते हैं दीवार में, लेकिन जो पेंटर होता है, अच्छा पेंटर होता है, वो बताएगा कि यहाँ पर सेलिंग में ये वाला पेंट दीजिए, दीवार में ये दीजिए, और जितना मोखा सब वो सब जो रहता है उसमें फलाना वाला पेंट लगाइए, ज्यादा अच्छा से होगा। तो कौन सा स्थान की समझ है कि कहाँ कौन सा पेंट देंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट कौन होता है? जो आपके मकान का नक्शा बना करके देता है, तो वो नक्शे वाले व्यक्ति क्या है? आर्किटेक्ट है। यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये नक्शा बना रहा है घर का, तो कहाँ पर उसको बता दिया जाता है कितना स्क्वायर फीट जमीन है, इसमें हमको सारा कुछ बनाना है, किचन बाथरूम फलाना ढिमकाना, कैसे अरेंज करना है वो आप बताइए। तो ये आर्किटेक्ट जो है नक्शा बना करके देता है, यहाँ पर ये रूम होगा, यहाँ पर इस तरह से 2 बेड होगा, फलाना होगा। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? स्थान की समझ है, तभी तो बना पा रहा है। कहाँ इतने छोटे जगह में हमको इतने अच्छे से यहाँ पर बनाना है बिल्डिंग, तो आर्किटेक्ट में कैसा बुद्धि? स्पेशल इंटेलिजेंस। फिर आ जाता है आपका अमीन, जो नापता है जमीन उसी को कहते हैं अमीन। इसमें कौन सा इंटेलिजेंस? स्थानिक, स्थान की समझ होती है। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेता है, उसमें वो क्या क्या देखता है और वहीं से आपके खेत पे पहुंच जाता है, बोलेगा यही आपका खेत है। वो कभी नहीं देखा रहता कौन सा, फिर भी बता देगा ये खेत है। इस तरह से क्या है? वो नक्शा पढ़ पा रहा है। एक तो स्टडी किया है, ठीक है, स्थान की समझ है। हमको पढ़ने के लिए हम ही नहीं कहेगा, कभी नहीं पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ही नहीं है, मैप में हमको मजा ही नहीं आता, ये सब स्थानिक बुद्धि उतना है ही नहीं, तो नहीं पढ़ेंगे। फिर आ जाता है पायलट और सर्जन। पायलट जो जहाज चलाता हो, तो उसको पता है कितना डिग्री लेटीट्यूड या एल्टीट्यूड पर हम है, अभी कहाँ उतारना है, कहाँ लैंडिंग करना है, कहाँ जंगल है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ झरना है, ये सब पता है। और इनके तो बारे में बोलिए ही मत। अगर इनमें थोड़ा सा गड़बड़ी आ गया या आपका ऑपरेशन चल रहा है और फोन आ गया, तो पता चला किडनी की जगह दिल निकाल करके बाहर रख देगा। तो इस तरह से है, इनमें स्थानिक समझ बहुत अच्छा होता है। उनको पता है कि किडनी जो है यहीं पर होगा, यहाँ पे नहीं होगा। नहीं तो पता चला किडनी यहाँ है, टाका इधर लगा के रखा है, क्या हुआ बाद में पता चला दिल निकाल लिया। वो एक कॉमेडी नहीं आया था, अरे चोट लगा था सर में यार, इधर टाका लगा दिया और इस साल ये तो लग रहा है किडनी निकाल दिया है। तो उस डॉक्टर में जो है स्थानिक समझ ऐसा नहीं था, लेकिन जान के निकाला था। चोट लगा था सर में, इधर से किडनी गायब, ठीक है। और अभी iPhone 17 आया है, जान रहे कि नहीं?
कोई है आईफोन वाले? देखो आईफोन वाले को पता है आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और इस तरह से माल चल रहा है लेने के लिए मोबाइल, लंबी भीड़ लगी हुई है 200-500 आदमी और उसी में फाइटिंग चल रहा है तो फ़ोन लेने के लिए। अब सोचिए क्या है उसमें नहीं है, किसमें? हमको तो एंड्रॉयड अच्छा लगता है, उसके खासियत के बारे में पता नहीं रखते हैं। तो दृश्य तस्वीर जहाँ भी देखें, जहाँ भी क्वेश्चन में देखे दृश्य तस्वीर, मतलब जो तस्वीर है, मैप है, उस चीज़ को पैटर्न होगा, ठीक है, पैटर्न नक्शा। फिर स्थान की समझ होगा, स्थान की समझ का कौशल उच्च हो उसमें पाया जाएगा स्थानिक, ठीक है, क्या पाया जाएगा? अब ये सर्जन जो होता है, ये जो एक जगह और आता है, आगे पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ सर्जन यही नहीं आता है और कहाँ ऑप्शन टिक करना ये भी बताएंगे आगे, ठीक है। तो ये सर्जन 2 जगह आता है, उसको देखेंगे। ये समझ गया स्थानिक। तो अभी तक हमने भाषाई बुद्धि देखा, तार्किक गणितीय और स्थानिक। अब चौथा देखिए, कौन सा बुद्धि? संगीतीय बुद्धि। तो ऐसे बच्चे में धुन, लय, ये सब के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। बगल में कहीं गाना बजता है तो क्लासरूम में ही डेस्क बजाने लगता है, एक बच्चे को देखे होंगे, तो वो जो है एकदम सेम ताल मिला देता है उस गाने से यहाँ बजा करके। उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? ध्वनि भाई, संगीतीय बुद्धि। तो वे लोग जो संगीत के रिदम, जिसको कहते हैं लय, क्या कहेंगे? लय और पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या कहेंगे इसको? पैटर्न को क्या कहेंगे? देख लेना। तो जो उस पैटर्न को पकड़ पा रहा है, उस लय को पकड़ पा रहा है, तो इसके प्रति संवेदनशील है। तो कौन सी बुद्धि? संगीतीय बुद्धि। तो ये सब गिटार बजाने में, गाना गाने में, ये सब में, म्यूजिक कंपोज करने में बेहतर होगा, इसमें उच्च तरीके से पाया जाता है। ऐसे लोगों में संगीत के उत्पाद, रचना, क्या उत्पाद होगा? एक तो क्रिएट कर पाएगा कि म्यूजिक को, दूसरा क्या करेगा? रचना करेगा, यानी अलग तरीके से, नए तरीके से उसको दे पाएगा। फिर फेर बदल करके, सॉरी यहाँ पर फेर होगा, फेर बदल करने की क्षमता होती है। अब वो म्यूजिक बना देता है। जैसे आजकल कोई नया गाना आया है ऐसा क्या ट्रेंड में? अच्छा, सैयारा। सैयारा तो ये तो एक म्यूजिक है। जैसे उस समय आया था कच्चा बदन, अब वो गा रहा था रोड पे, बेच रहा था मूंगफली, और उसको म्यूजिशियन ने क्या किया? म्यूजिक दे करके गाना का शकल दे दिया। तो क्या क्या उन्होंने फेर बदल करके उसको गाना के रूप में बना दिया। तो इस तरह से कहेंगे क्या? कौन सा बुद्धि? संगीतीय बुद्धि। मैथिली ठाकुर एक छोटी सी बच्ची थी, फेसबुक यूट्यूब पे गाना गाती थी, और कैसा गीत गाती थी? धार्मिक कह सकते, इस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम में। अभी वो स्टार बन गई। तो ये इसमें कैसी बुद्धि पाई जाएगी? संगीतीय बुद्धि। सबसे महान इस सदी के गायक कौन? गायिका लता मंगेशकर। तो इनमें कौन सी बुद्धि थी? संगीतीय बुद्धि। ये संगीत में बेहतर है। और एग्जांपल याद रख सकते हैं इसमें, संगीतकार जितने भी गायक है, गायिका है, सब आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट क्या होता है? वो जो धुन जो देता है या वाद्य यंत्र वाला, तो जितने भी सारंगी या वाद्य यंत्र वाले हैं ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा कंपोजर, म्यूजिक को कंपोज करता है, ठीक है, AR रहमान आ जाता है इसमें, और भी है जो कंपोज कर रहे हैं, कह रहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो ये सब क्या है? कंपोजर है। तो म्यूजिक को जो बना रहा हो। फिर AR रहमान, ये भी आ जाएगा इसमें। लता मंगेशकर है, मैथिली ठाकुर है, ये अपने बिहार की है, इसलिए लिख करके रखे हैं अगल बगल का। और भी इस तरह का कोई गायक है तो कहेंगे कौन सा? अपने लोकल में फेसबुक पे देखे होंगे, बहुत सारे लड़के आजकल गाना गाते हैं, भोजपुरी गाना गाते हैं, उसमें कहेंगे इतना संगीतीय बुद्धि है लेकिन उच्च स्तर पर नहीं है, क्योंकि भोजपुरी गाना कोई भी बना ले रहा है आजकल, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। तो जो संगीत में अच्छा हो, संगीतीय। अब पांचवा आ जाता है कायिक गति की बुद्धि, यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें बच्चा क्या करेगा? ध्यान से सुनिएगा। जिसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक पाया जाएगा, वो अपने शरीर को, अपने बॉडी को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर पाएगा। एक हद तक वो अपने बॉडी का जिस तरह से चाहे उस तरह से यूज कर पाएगा, ठीक है। जैसे कहेंगे पूरे शरीर या किसी हिस्से का प्रयोग रचनात्मक और लचीले ढंग से। तो डांस जब करती है तो अलग अलग तरीके से वो अपने बॉडी पर घूमती है, कभी उंगलियों पे घूमती है, कभी तलवे के बल पे, कभी तो ऐसे। तो इस तरह से वो अपने बॉडी को अलग अलग तरीके से, नूरा फतेही का डांस देखे होंगे, तो वो उनका अपने बॉडी का क्या करें? अलग अलग तरीके से लचीलापन है उसमें। तो ये दिखा रही है कला रचनात्मक ढंग से। कौन सा कहेंगे? बॉडीली काइनेस्थेटिक। इसमें आ जाते हैं जितने भी एथलीट हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं, ऐसे ऐसे फुटबॉल में गोल मारते हैं, क्रिकेट में ऐसे ऐसे फील्डिंग करते हैं कि देख करके लगेगा कि आम इंसान नहीं कर सकता उस तरह से। तो एथलीट में कौन सा बुद्धि? कायिक गति की। जब भी कायिक गति की बात कहेगा तो कहेंगे शरीर पर कंट्रोल होगा, बॉडी पर कंट्रोल होगा। डांसर, जो भी नाचने वाले हैं, डांस करने वाले, इसमें कौन सा? एक्टर होगा। जितने भी एक्टर होते हैं वो भी डांस करते हैं, शरीर का इस्तेमाल अलग अलग ढंग से कर पाते हैं। स्पोर्ट पर्सन जो है, जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, इसमें पाया जाएगा। जिम्नास्ट, जिम करने वाले भी बॉडी का प्रभावी ढंग से प्रयोग करते हैं। विराट कोहली फेवरेट है इसलिए यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये भी बॉडी का प्रभावी नहीं। कभी कभी ऐसे शॉट मारता है, पूरा झुक जाता है, हम लोग उतना झुकोगे तो पीछे ही गिर जाओगे, लेकिन वो नहीं झुकता है। कभी कैच लेता है, ऐसे हवा में उड़ के ले लेता है। तो ये सब क्या है? फिर भी उनका हाथ पैर नहीं टूटता है। कभी हम लोग या घर में उस तरह ट्राई करके उछल के देखना, हाथ के बल गिरोगे और हाथ टूट जाएगा तुरंत। तो क्या है?
इसमें कायिक गति की बुद्धि है, अपने बॉडी का वो इस्तेमाल कर पा रहा है, उसको पता है उछलने के बाद किस तरह से गिरना है, कहाँ गिरना है, कैसे गिरना है कि चोट ना पहुंचे। तो ये सब किसमें पाया जाएगा? कायिक गति की बुद्धि। अब नोट में इस तरह से इसलिए रखे हैं पायलट और सर्जन को, इसमें जो है ये दोनों बुद्धि पाया जाता है। कौन सा? एक स्पेशल अभी पढ़े थे तुरंत, स्थानिक बुद्धि, दूसरा कायिक गति की बुद्धि। तो ये जो सर्जन है और पायलट है, सर्जन को स्थान के बारे में तो पता है ही, लेकिन वो बॉडी का भी इस्तेमाल क्या कर रहा है? प्रभावी ढंग से। वो जो क्या ऑपरेशन करता है, वो जो ब्लेड पकड़ता है, हम लोग को देगा तो ऐसे पकड़ के चीर देंगे पेट, ठीक है, लेकिन वो आराम से पतला सा टच लगाता है। कितना फाड़ना है, ज्यादा फाड़ेंगे अंदर का कोई और नस कट जाए तो। इस तरह से वो क्या कर रहा है? अपने बॉडी का नियंत्रण रखता है, कहाँ काटना है, कितना चीरा लगाना है, ये पता है। नहीं तो हम लोग तो सीधा अगर किडनी निकालने दें, किडनी में भुरकी करके आ जाएंगे। तो ये है क्या है, इसमें कौन सा बुद्धि पाया जाएगा? दोनों तरह का बुद्धि पाया जाता है, कायिक भी और स्थानिक भी। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि सर्जन में कौन सा बुद्धि पाया जाता है, क्या मारोगे बताओ? इसीलिए ज्यादा महत्व कह रहा है इस दोनों को कहाँ देना है? स्थानिक में। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, अगर स्थानिक ना दिखे तब मारना है कायिक गति की। कहेगा सर्जन या पायलट में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, अब वहां पर स्थानिक नहीं है तो क्या मारेंगे? कायिक गति की। अगर दोनों दिया हुआ है तो कौन सा मारेंगे? स्थानिक मारेंगे। दोनों दिया हुआ रहेगा तो स्थानिक, और अगर सिर्फ ये दिया हुआ रहे तब तो इसको मारना है, ठीक है। तो दोनों कॉमन है, दोनों में है, कायिक गतिकी में भी और स्थानिक में भी। कौन कौन से? पायलट और सर्जन। अब छठा है आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या रहेगा? एक सेकंड, अब ये चीज ढूंढना कि ये अंतर्वैयक्तिक जो है, ये अंतर्वैयक्तिक और ये अंतर्वैयक्तिक है। तो देखना क्या सब में अंतर्वैयक्तिक वाला इंटरपर्सनल है या कोई और है। हम तो इंग्लिश में याद करने के लिए कहते हैं। अब कोई बोल देते अगर ये रो है ऊपर में तो समझ लेना इंटर है, और वो रो नहीं है तो अंतर है। तो ये वाला याद रख सकते हैं, अगर रो है ऊपर में तो इंटरपर्सनल, और हम तो इंग्लिश में कहेंगे याद रखना इंटरपर्सनल। अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होता है? जो व्यक्ति दूसरों के मनोभाव को, मनोदशा को, या दूसरा क्या सोच रहा है, अभी फलाने के घर में इस तरह से हो गया है, वो जो खिलाड़ी खेल रहा था परसों, कोई एक खिलाड़ी था, उन्होंने उसके गेंद पर 5 छक्का लगातार मार दिया, और जो वो बॉलर था वो छोटा सा बच्चा था, 20-22 साल का बच्चा था। अब उनके पिताजी भी मैच देख रहे थे टीवी पर, जब उनके बेटे को इतना मारा गया तो हार्ट अटैक से उनके बाप की मृत्यु हो गई। जबकि इसको खेल भावना से देखना चाहिए, लेकिन जो एक अटैचमेंट है उसका जुड़ा हुआ कि मेरी बेटे का करियर खराब हो जाएगा, किस तरह से बेइज्जती हो जाएगा इतना, जबकि क्रिकेट में खेल में आम बात है, 6 छक्के भी लगे, वहाँ 5 ही लगा था, तो हार्ट अटैक से वो मर गए। अब जिसमें ये इंटरपर्सनल होगा, ये इंटेलिजेंस होगा, दूसरों को समझने वाला, तो वो अब सोचेगा कि वो जो बॉलर है उस पर क्या बीत रहा होगा। अब वो बेचारा क्या सोचेगा, जब भी याद करेगा अपने पिताजी को तो वो सोचेगा कि उनकी जान हमने ली है, भले उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन वो ब्लेम अपने आप को ही देगा। वो सोचेगा ना हम क्रिकेट खेलते, ना मेरे वालिद साहब जाते हैं दुनिया से, हमने इस तरह से बॉलिंग किया तब वो गई है। तो ये चीज़ क्या कर रहा है, इंटरपर्सनल होगा, तो आप समझेंगे कि वो बॉलर इस तरह से सोच रहा होगा। जब आप में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है तब आप बॉलर के बारे में सोच रहे हैं, वो इस तरह फील कर रहा होगा। तो जो दूसरों के, किसी अन्य व्यक्ति के, जब किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार, मनोदशा यानी मूड, स्वभाव, टेम्परामेंट जो है, और प्रकृति यानी नेचर के प्रति संवेदनशील है, किसके? अन्य व्यक्ति। तो सबसे बड़ा बात यही आता है जब इंटरपर्सनल कहेगा, इंटरपर्सनल मतलब दूसरे के मनोभाव, और इंटर का मतलब होता है कि प्रवेश करना, ये वाला इंटर नहीं, लेकिन ऐसे बेसिकली याद रखने कौन सा दूसरा वाला होगा। तो इंटर का मतलब प्रवेश करना। आपके जिंदगी में कोई प्रवेश कर गई, क्यों कर गई? वो आपके मनोदशा, आपके मनोभाव को समझ रही है, तो वो आपके जिंदगी में प्रवेश कर गई, तो इंटर कर गई। इंटर क्यों की? क्योंकि वो आपको समझ पा रही है या आप उसे समझ पा रहे हैं, इसलिए आप उसके जिंदगी में इंटर कर गए। तो इंटरपर्सनल तो क्या कहेंगे? दूसरे के मनोभाव को, मनोदशा को, मूड को समझना। तो इसमें क्या आ जाएगा? साइकेट्रिस्ट। अब ये क्या होता है साइकेट्रिस्ट? क्या होता है? मनोचिकित्सक। कुछ ऐसे रोगी होते हैं जो कह रहा है पगला रहा है या इस तरह से हो रहा है, बिहेव दूसरे तरह कर रहा है, कोई बीमारी नहीं है लेकिन बिहेव दूसरे तरह से कर रहा है, तो इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। वो उससे सवाल जवाब के जरिए पूछता है क्या दिक्कत है, क्या है, रोगों का पता वो ऐसे ही लगा लेता है कि क्या हुआ है इसके साथ, ये क्यों पगलाया है, कौन इसको धोखा दे के चला गया, ये जो पगला रहा है। इस तरह से धीरे धीरे बात करके वो पता लगाता है सामने वाले कि ये इस पर जो असर हुआ है दिमाग पर किस वजह से हुआ। तो इसमें कहेंगे कौन सा बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल। फिर काउंसलर जो होता है, जो काउंसलिंग करता है, आपको गाइड करता है, काउंसलर से मिलिएगा तो आप जाइएगा तो बोलेगा कि जिंदगी में क्या करना है, आपसे लक्ष्य पूछेगा, फिर कहेगा आप ये कीजिए, आपके लिए ये ज्यादा बेहतर होगा। तो काउंसलर होता है। पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन खूब समझता है जनता को, पैसा चाहिए, शराब चाहिए, विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चीजें इनको पता होता है, वो जनता को समझ रही है। इस क्षेत्र की जनता को नौकरी नहीं चाहिए, मैया योजना चाहिए, चलिए मैया योजना लीजिए, ठीक है। अब सरकार सुन लेगा तो घर पे ना आ जाए। तो ये जो है पॉलिटिशियन समझता है कि नौकरी नहीं चाहिए, मैया योजना चाहिए। क्या मैया योजना जिंदगी भर चल जाएगा? तो ये बात है। सोशल वर्कर है, ठीक है।
वुमेन एम्पावरमेंट के सरकार की जो नजरिया होगी, हो सकता है उनका कुछ और नजरिया हो, वो महिलाओं को सशक्त बनाना चाह रही हो, महिला को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हो। लेकिन हम लोग जो युवा है वो हम क्या बनना चाह रहे हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो कौन सा बुद्धि? इंटरपर्सनल, सामने वाले को समझ करके पीएम सीएम बन जा रहा है। सोशल वर्कर, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो जानते हैं समाज में किन चीज़ों की जरूरत है, क्या यहाँ हॉस्पिटल होनी चाहिए, क्या एम्बुलेंस होनी चाहिए जरूरत के वक्त पर, वो सामाजिक कार्यकर्ता में कौन सा बुद्धि? इंटरपर्सनल। फिर ईटीसी अदर आ गया, जिसमें एग्जांपल याद रखना है मदर टेरेसा। क्या ये अपने देश की थी? कोई कह रहा है यस सर, कोई नहीं थी। ये अपने देश की महिला नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ रह करके इन्होंने सेवा की। यहाँ के लोगों को जो भी दुख दर्द में होते थे, जो भी हॉस्पिटल में इस तरह से होते थे, इनकी सेवा निस्वार्थ भाव से की इन्होंने, बिना पैसे लिए। तो इसमें लोगों के दुख दर्द को जब देखा तो फिर वो यहीं ठहर गई और लोगों की सेवा करने लगी। तो ये लोगों को दुख दर्द, जब इंटरपर्सनल कहे तो इनका चेहरा याद आएगा, जब इनका चेहरा याद आएगा तो आप समझ लेंगे दूसरों का दुख दर्द समझ रहा होगा। ठीक है, मदर टेरेसा आ गया। टीचर जो है, आप लोग क्या चाह रहे हैं, आज इतना पढ़ा दिए हैं और आपके मन में क्या चल रहा है ये बखूबी जान रहे हैं, लेकिन हम भी सोच रहे हैं हमको भी टॉपिक पूरा करना है, तो आप जितना भी हथिया लीजिए, हल्ला कर लीजिए, मानेंगे नहीं। अब विदेश की अब उतना हम नहीं जानते कहाँ की, याद करके आना चाहिए था। सेल्स पर्सन, ये जो सेल्स पर्सन है, कौन है सेल्स पर्सन? 100 में 1.5 किलो, 100 में 2 किलो, ठीक है। और जो दुकान पे जाते हैं, कपड़ा निकाल के देता है, नया नया कपड़ा आया, फैशन वाला आया, दिखा रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, इन भाई साहब को कपड़े पसंद नहीं आ रहे या इनको पसंद नहीं आ रहा है। 1 घंटा कपड़ा देखा या पूरा जो है महागमा पूरा सनोला घूम ली, सभी दुकान पे घूम करके शाम में गया, तो लास्ट में दुकानदार कहता है नहीं मिला, कहीं ना है, तो रख कल है लियो लैया वाला निकाली दिखाओ, पुरनका माल की दिखाएंगे, तो वो उधर से फिर वही पुरनके वाला पोल्ट्री खोलेगा। ये माल जो है बहन परसों आई है, बहुत अच्छा, 1 नंबर है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, और तुरंत पसंद आएगा और वो लेकर के वहाँ से, पहले का अलग रहा है, पहले मतलब वो वाला नहीं दिखाता है, अब देख रहे हैं। अच्छा, दुकानदार को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, उनको तो कपड़ा बेचना, समझने की बात कर रहे हैं, दिल पे मत लीजिए, ठीक है। ये समझा रहे हैं, यही बोलता है। नारियल खरीदने जाइएगा, नारियल वाला जानते हैं क्या करता है? 2 नारियल उठाएगा, इसको ठोक करके 2 ठो रखेगा, तीसरा वाला बोला ये वाला बढ़िया, आपको भी संतुष्टि, इसमें ज़्यादा पानी होगा, और सबके साथ यही करके लास्ट नारियल तक वही करता है। तरबूज में भी होता है। तो ये क्या है, इसमें कौन सा बुद्धि है? आपको भी अच्छा लगता है कि हिला के दिया अगत पानी होगा, उसको क्या पता, जितना पता है आपको उतना पता उनको भी, उनको तो बेचना है। तो बस 2 ठो, जब इस तरह पूछा गया कि आप क्यों हिला करके देते हैं, आपको पता है क्या, तो बोल रहा है जनता को संतुष्टि मिलता है, ग्राहक को कि लग रहा है कि ये जानकार है, 2 ठो हिला के रख दिया, तीसरा वाला उसको थमा दिए, वो भी खुश, हम भी खुश, ठीक। 10 रुपया ज़्यादा भी ले लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा बुद्धि? अंतर व्यक्तिक या इंटरपर्सनल। अब दूसरा आ जाता है 7वां आपका इंट्रापर्सनल। तो ये जो है ज़्यादा होता है इंट्रा, इसको कहेंगे अंतर व्यक्तित्व। जब अंतर व्यक्तित्व कहेंगे तो कहेंगे खुद के बारे में जानना। किसके बारे में? खुद के बारे में। खुद का मूड कैसा, खुद का स्वभाव क्या है, खुद को जिंदगी में क्या करना है, खुद अभी क्या कर रहे हैं, घर जाते हैं यहाँ से क्या करते हैं, क्या हम प्रॉपर पढ़ पा रहे हैं, सीटेट में नंबर या पास होने के लिए जितना घंटा हमको पढ़ना चाहिए, जिस सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, क्या वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अगर खुद सोच रहे हैं तो कौन सा बुद्धि होगा? इंट्रापर्सनल, अंतर व्यक्तित्व। तो जब कह दे खुद के भावनाओं के या मनोदिशाओं और इच्छाओं को समझना, किसके बारे में? खुद के बारे में, तो कहलाएगा इंट्रापर्सनल। इंटर नहीं, इंट्रा, ठीक है, अंतर व्यक्तित्व। तो खुद के बारे में जानना हो गया, मानव अस्तित्व और जीवन का क्या अर्थ है। हम जो पैदा हुए हैं, धरती पर आए हैं, क्या खा पी करके यहाँ से चले जाएंगे, सिर्फ इसलिए आए हैं। तो जिस चीज़ के लिए आए, अगर इस चीज़ का ज्ञान हो जाए तो इंट्रापर्सनल, तो इसके प्रति संवेदनशील है। ये कौन है? गौतम बुद्ध है। तो इन्होंने क्या किया, एक समय ऐसा आया घर बार छोड़ करके, जबकि ऐसा नहीं था कि इनके पास खाने पीने का नहीं था, राजा का बेटा था, राजा था, इस तरह से राजकुमार की ज़िंदगी ये गुजार सकते थे। लेकिन इन्होंने समझा कि ये ज़िंदगी हम जो दिया है, मुझे ईश्वर ने क्यों दिया है, किसके लिए दिया है, क्या करना चाहिए। तब इस चीज़ के बारे में सोचा, तो घर बार छोड़ करके निकल लिए किसकी भक्ति की ओर? ईश्वर की भक्ति की ओर। किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, जीव हत्या नहीं करना है, दूसरों को ऐसी बानी नहीं बोलना है कि ठेस पहुंच जाए, कि तुरंत धक्का मुक्की क्लास में ही करने लग जाए। तो ये कौन सा है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसी वजह से हम डिफरेंस कर पाते हैं। फिर इंसान और जानवर में अंतर क्या रह जाएगा? देखिएगा कभी दूसरे गली का कुत्ता आ गया उस गली में, तुरंत भौंक करके नोच करके निकाल देता है। इस तरह से नहीं, यही फ़र्क है। हम इंसान हैं, सोचने समझने वाले, सोचते हैं, तर्क करते हैं, सब मिल करके रहते हैं, एक जगह रहते हैं, सामाजिकरण होता है अपना। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज का कोई मनुष्य अकेला रह सकता है क्या? किसी दिन आप अकेले रह रहे हैं, गिर गए, कोई बीमारी हो गया, कोई कहीं गिर पड़े, कुछ ऐसी हो गई घटना, उठ करके डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जा पाएंगे, ना किसी को फ़ोन कर पाएंगे कि डॉक्टर को फ़ोन कर दीजिए, क्योंकि आपको तो किसी से ताल्लुक ही नहीं है। अगर किसी को कर भी दिए तो बोले तो बड़ा ज्ञानी बन रहे थे, अकेले रह रहे थे, जाओ अब मरो, हमको क्या। इस तरह से होता है। ये खुद के बारे में जो अगर जान रहा है इस तरह से, ऐसे व्यक्ति में इंट्रापर्सनल यानी खुद के बारे में जानना, अंतर व्यक्तित्व, व्यक्तिक बुद्धि। तो फिलोसोफर जितने होते, दार्शनिक, अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, तो ये सब जो है क्या है, किसमें कौन सा आएगा? खुद के बारे में जानना चाह रहा था। धर्मगुरु जितने होते हैं, इसमें कहेंगे साधु संत हो गए, बड़े मौलाना जो होते हैं, ये नीचे लेवल वाला नहीं देखना है, ठीक है।
ये जो आजकल सब ज्ञान देते हैं इस वाले को नहीं, जो इस लेवल वाले होते हैं धर्मगुरु, जो इस तरह के मौलाना होते हैं, उस तरह से कभी दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, ना बातों से ना। तो ये सब में कौन सा होता है? अंतर व्यक्ति होता है, ठीक है। अरस्तु हो गया, ये फिलोसफर है, गौतम बुद्ध हो गया, तो ये सब याद रखना है। टोटल कितने अभी तक पढ़े हमने? 7। और लास्ट है आपका प्राकृतिक बुद्धि। तो जिन लोगों में प्रकृति के प्रति समझ है, प्रकृति मतलब जो चीज़ें ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, उन चीज़ों के बारे में समझ है। ये जो पेड़ पौधा है, ये कब इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है। किसान जैसे हैं, अभी खेत सूख रहा था, बारिश जो नहीं हो रही थी, तो सब क्या कह रहा है, पटाना पड़ेगा, नहीं तो धान मर जाएगा। उनको पता है, पटाने के बाद लग रहा है कि सफ़ेद हो रहा है, अब इसमें खाद की ज़रूरत है, कहीं मुरझा रहा है तो दवा की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें प्रकृति को समझ पा रहा है। जैसे माली होता है, फूल के बारे में कब पानी देना है, किस समय देना है, कितना देना है, किसको धूप में रखना है, किसको छाँव में रखना है, तो ये सब पता होता है। तो नेचर के प्रति जिसको नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति समझ है, कौन सा बुद्धि? प्राकृतिक बुद्धि। तो प्राकृतिक दुनिया को समझने की क्षमता, प्रकृति के प्रति संवेदनशील। अब जैसे शिकारी हो गया, शिकारी को भी पता होता है, ठीक है, कौन सा जानवर कहाँ होगा, शेर वाले एरिया में नहीं जाना है, तो इस तरह से, या कौन से जानवर को मारना है, नहीं मारना है, जानवर के बारे में सब पता होता है। कोई भाग रहा है जानवर तो कितना स्पीड से भाग रहा है, कहाँ तीर चलाएंगे जो जा करके उसको लगेगा, तो समझ है उसमें। टूरिस्ट जो होता है, जो घूमने वाला होता है, उनको भी प्रकृति से बड़ा प्रेम होता है, वो भी जाता है, फोटो खींचता है अलग अलग जगह से, इस तरह से। तो जीव वैज्ञानिक जो है, ये जैसे यहाँ पर किसान है, इनमें कौन सा बुद्धि पाया जाएगा? प्राकृतिक बुद्धि, क्योंकि ये प्रकृति को समझ पा रहा है। जंतु विज्ञानी हो गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जो फोटो भी खींचते हैं जंगलों का, कितना मस्त मस्त फोटो खींचता है, चिड़िया का, कभी शेर का, कभी। तो इन सभी में पाया जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। चलिए एक एक करके आप बोलिए कौन कौन से बुद्धि होते हैं। जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। आप बताइए एक बुद्धि के बारे में, कोई एक बुद्धि का नाम बताइए। ठीक है, वेरी गुड। भाषाई बुद्धि, आप बताइए कोई एक बुद्धि का नाम। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि, वेरी गुड, तार्किक गणितीय। नेक्स्ट बोलिए सभी मिलकर के। स्थानिक बुद्धि, ऑर्डर में नहीं भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्थानिक बुद्धि। चौथा बोलिए संगीतीय बुद्धि, ठीक है, संगीतीय बुद्धि। नेक्स्ट कायिक गति की बुद्धि, ठीक है। अब वो जो PDF उड़ जाएगा क्या होगा?